अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अपने इस चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर में आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज रिलेटेड अबाउट कोहेरेंस एंड कोहेजन। तो सबसे पहले हम इन टर्म्स की एक ब्रीफ सी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, फिर हम डिटेल में कोहेजन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एक अच्छी कोहेजन अचीव कर सकते हैं और ये कोहेजन किस तरह से हमें कोहेरेंस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, यानी इन दोनों टर्म्स के दरमियान में क्या रिलेशन है और किस तरह से ये हमें एक टेक्स्ट को, एक लिटरेरी पीस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद सम डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम कोहेजन की डेफिनेशन देखेंगे। कोहेजन रिलेट्स टू द माइक्रो लेवल ऑफ द टेक्स्ट, दैट इज द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस एंड हाउ दे जॉइन और लिंक टुगेदर। कोहेजन का मतलब ये है कि जब हम एक टेक्स्ट के माइक्रो लेवल पे काम कर रहे होते हैं, यानी उसके छोटे लेवल पे काम कर रहे होते हैं, जिसमें हम वर्ड्स और सेंटेंसेस को देखते हैं कि ये आपस में किस तरह से ज्वाइन करते हैं और किस तरह से ये लिंक कर रहे होते हैं। और देन अगर हम कोहेजन का एडजेक्टिव यूज करते हैं तो वो वर्ड आता है कोहेसिव। ठीक है, कोहेजन जो है वो नाउन है और कोहेसिव जो है इसी का एडजेक्टिव है, यानी कि दोनों एक ही वर्ड है। और कोहेसिव का मतलब होता है यूनाइटेड एंड वर्किंग टुगेदर, या फिर हम इसे कह सकते हैं फिटिंग टुगेदर वेल। हम कोहेजन को कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, कुछ इस तरह से सोच सकते हैं कि ये जैक्सा पजल एक गेम है, उसका जो इंडिविजुअल पीस है विच नीड्स टू फिट टुगेदर परफेक्टली। इसी के कंट्रास्ट में अगर हम कोहेरेंस को देखते हैं, कोहेरेंस रिलेट टू द माइक्रो लेवल फीचर्स ऑफ अ टेक्स्ट व्हिच हेल्प इट टू मेक सेंस एज अ होल। और कोहेरेंस का रिलेटेड जो एडजेक्टिव है वो है कोहेरेंट, और इसका मतलब होता है लॉजिकली ऑर्डर एंड कनेक्टेड, या फिर क्लियर एंड कंसिस्टेंट, या फिर इसका मतलब है अंडरस्टैंडेबल। और कोहेरेंस को हम इस एग्जांपल के साथ रिलेट कर सकते हैं कि ये जैक्सा पजल की एक पूरी गेम है जिसमें तमाम इंडिविजुअल जो पीसीज है उसे जब जोड़ दिया जाता है तो हम उसकी एक कंप्लीट पिक्चर देख लेते हैं जो कि एक कंप्लीट सेंस हमें प्रोवाइड करता है। यानी कोहेरेंस के अंदर हम उस पूरी पिक्चर को एज अ होल देख रहे होते हैं जिसके अंदर तमाम जो इंडिविजुअल पीसेस हैं उन्हें हम इकट्ठा जोड़ देते हैं, जबकि कोहेजन के अंदर हम उसके इंडिविजुअल पीसेस को देखते हैं और छोटे लेवल पे यानी उसे माइक्रो लेवल पे उसे देख रहे होते हैं। और अब हम कोहेजन को मजीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। गुड कोहेजन इज अचीव थ्रू द फॉलोइंग 5 मेन मेथड्स। नंबर 1 इज रेफरेंस वर्ड्स, नंबर 2 is repeated words or ideas, number 3 is traditional signals, number 4 is substitution and number 5 is ellipsis। इन 5 मेथड के जरिए से हम अच्छी कोहेजन हासिल कर सकते हैं। और अब हम इन रेफरेंसेस वर्ड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आर रेफरेंसेस वर्ड्स? Words which do not make sense on their own or because they refers to something else in the text। और references words की अगर हम examples देखें तो इसमें शामिल है this, these, that, those, it, they, them, he, she and which। ये references words की कुछ examples हैं। तो चलिए अब हम छोटी सी एग्जाम्पल के जरिए से रेफरेंसेस वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और बाद में हम इसी टेक्स्ट को यूज करेंगे ताकि हम बाकी जो मेथड्स हैं जिसके जरिए से हम एक अच्छी कोहेजन हासिल कर सकते हैं उसे अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो इसी टेक्स्ट को हम दोबारा से यूज कर लेंगे। तो अभी के लिए हम इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं और इसमें हम रेफरेंसेस वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। कोहेजन इज एन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। अब सेकेंड सेंटेंस में हम कोहेजन को काट के अगर इसकी जगह पे इट का वर्ड यूज कर लेते हैं तो इट मीन्स कि वो सेम मीनिंग वही दे रहा है। ठीक है, कोहेजन यूज कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे रेफरेंस वर्ड यूज कर लिया, तो सेंटेंस इस तरह से बन सकता है इट कैन हेल्प इंश्योर दैट योर राइटिंग कोहेर्स और स्टिक्स टुगेदर। और नेक्स्ट अगर हम कोहेजन को फिर से काट के इसकी जगह पे रेफरेंस वर्ड विच यूज कर लेते हैं और सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा विच विल मेक इट इजियर फॉर द रीडर्स टू फॉलो द मेन आइडिया in your essay or report। You can achieve good cohesion by paying attention to the 5 important features। The first, और यहाँ पे important features की जगह पे अगर हम of these लिख देते हैं तो sentence कुछ इस तरह से बनेगा The 5 of these is repeated words। sentence की जो sense है वो reference word को use करने से भी वही sense बन रही है। ठीक है, उससे कोई changing नहीं आ रही। तो हमारा sentence कुछ इस तरह से बनेगा The first of these is repeated words। The second key feature is reference words, our third one is transition signals, and fourth is substitution. The final important aspect is ellipsis।
नो लेट्स कंसीडर द सेम टेक्स्ट, लेकिन इस बार हमारा जो फोकस होगा वो रिपीटेड वर्ड्स पे होगा या आइडियाज पे होगा। और जनाब अब हमारे पास वही टेक्स्ट दोबारा से आ गया है और अब मैं जो कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करने जा रही हूँ जो कि एक जैसे ही हैं, यानी इस टेक्स्ट में रिपीट हुए हैं, जिसमें है कोहेजन। ये 2 दफा ये वर्ड आया है जो कि नाउन है और इसी वर्ड का एक और जगह पे एज अ वर्ब यूज हुआ है कोहेरस, ठीक। और इसी तरह जो राइटिंग वर्ड है वो 2 दफा यूज हुआ है और इसके अलावा फ्रेज यूज हुई है एसे और रिपोर्ट, जो कि सेम राइटिंग का आइडिया ही दे रही है, ठीक है। आइडिया एक ही है, यानी हम कह सकते हैं कि ये राइटिंग का सिनोनिम है। इसके बाद हम देखें तो एक नई फ्रेज यूज हुई है इम्पोर्टेंट फीचर्स, और इसी का रिलेटेड आइडिया की फीचर्स है, जिसका मतलब भी यही है इम्पोर्टेंट फीचर्स, ठीक है। तो ये सेम आइडिया है, आप कह सकते हैं कि ये सिनोनिम्स हैं। और अगर हम कोहेजन के लिए नेक्स्ट मेथड की बात करें तो वो है ट्रेडिशनल सिग्नल्स। और ट्रेडिशनल सिग्नल्स क्या होते हैं? दीज आर वर्ड एंड फ्रेजेस विच सिग्नल रिलेशन बिटवीन आइडियाज। इट इज आल्सो कॉल्ड लिंकिंग फ्रेजेस, ट्रांसपोर्ट फ्रेजेस और कोहेसिव डिवाइसेस। और अब हम ट्रेडिशनल सिग्नल्स की बात कर लेते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जिस तरह से हो गया कॉज, ट्रांजिशन, जिसमें शामिल है फॉर दिस रीजन एंड बिकॉज ऑफ। नेक्स्ट है इफेक्ट, ट्रांजिशन, जिसमें शामिल है एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली। इसी तरह कंपैरिजन, ट्रांजिशन, जिसमें शामिल है सिमिलरली, जस्ट लाइक। और फिर आता है कंट्रास्ट, ट्रांजिशन, जिसमें शामिल है होएवर, वेयर एज। और इसके अलावा भी मजीद वर्ड्स हैं जो कि हम इन ट्रांजिशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। और मजीद इसके कुछ ट्रांजिशन की मजीद इकसाम है जिन्हें हम एग्जांपल्स वगैरह देने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर ऑर्डर्स ऑफ इम्पोर्टेंस को बताने के लिए यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ट्रांजिशन को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर शो करने के लिए बताते हैं। और इसके अलावा कभी हमें लिस्ट बनानी हो और इसके अलावा समटाइम हम लिस्ट को शो करने के लिए ट्रांजिशन को यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा समटाइम एडिशन को बताने के लिए ट्रांजिशंस यूज की जाती हैं। और समटाइम जो से है अल्टरनेटिव चीजों को बताने के लिए हम ट्रांजिशन का यूज करते हैं। और कुछ ट्रांजिशन ऐसी होती है जिसे हम अल्टरनेटिव्स को बताने के लिए यूज करते हैं। और अब हम इसी टेक्स्ट को यूज करेंगे, लेकिन अब हमारा फोकस जो सा है वो ट्रेडिशनल सिग्नल्स की तरफ रहेगा। हम ट्रेडिशनल सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उन्हें हाईलाइट करेंगे। और ये ट्रेडिशनल सिग्नल हमें 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स को बताएंगे जिनके जरिए से हम एक अच्छी कोहेजन हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम इस टेक्स्ट के अंदर देखें तो हमारे पास ये वर्ड्स हैं जो कि ट्रेडिशनल सिग्नल्स के अंदर आ सकते हैं। और इसमें वर्ड्स शामिल हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फाइनल। तो ये हमारे जो वर्ड्स हैं जो कि ट्रेडिशनल सिग्नल्स को शो करते हैं। तो अब अगर हम नेक्स्ट मेथड की बात करें तो वो आता है जी व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन एन अर्लियर वर्ड विद एन अदर वर्ड्स। और समटाइम हम इसे कह सकते हैं दीज आर द सिमिलर टू रेफरेंस वर्ड्स। हम इसे एक एग्जाम्पल के जरिए से अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम्पल्स के जरिए से हमें आसानी से ये चीजें समझ आने लगती हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। द ग्राफ ऑन द लेफ्ट shows average calories intake by age, while the one on the right show daily exercise levels. अब इस एग्जाम्पल के अंदर देखें तो ये जो वन का वर्ड यूज हुआ है ये एज अ सब्स्टिट्यूट यूज हुआ है। और किसकी जगह पे, किस वर्ड की जगह पे यूज हुआ है? ग्राफ की जगह पे, ठीक। तो ये ग्राफ की जगह पे यूज हुआ है तो ये इसका सब्स्टिट्यूट वर्ड है। हमने ग्राफ की जगह पे वन का वर्ड यूज कर लिया। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। ड्रिंकिंग अल्कोहल बिफोर ड्राइविंग इज बैन इन मैनी कंट्रीज सिंस डूइंग सो can seriously impair one's ability to drive safely. अब इस एग्जाम्पल के अंदर देखें तो जो से सिंग डूइंग सो, ये जो फ्रेज है वो सब्स्टिट्यूट किसका है? ड्रिंकिंग अल्कोहल बिफोर ड्राइविंग, ठीक है। ये इसी चीज को वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमने इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे हमने सिंस डूइंग सो को यूज कर लिया। तो यूं हमने देखा कि सम टाइम हम एक वर्ड की जगह पे दूसरा वर्ड यूज कर लेते हैं उसके सब्स्टिट्यूट की जगह पे। जिस तरह से फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हमने वन का जो वर्ड है वो ग्राफ की जगह पे यूज किया। और इसी तरह जो से समटाइम हम फ्रेज को यूज करते हैं डूइंग सो, ये जो से हमारी फ्रेज है जो कि ड्रिंकिंग अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी जगह पे उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे हमने ये यूज किया है। नेक्स्ट अगर हम मेथड की बात करें तो वो क्या है जी? एलिप्सिस। एलिप्सिस क्या होता है कि समटाइम हम सेंटेंसेस के अंदर कुछ वर्ड्स को या फ्रेज को छोड़ देते हैं क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती, मतलब इनके बगैर ही सेंटेंस उनसे एक हमें प्रॉपर मीनिंग दे रहा होता है। और अब हम इसे एग्जाम्पल के जरिए से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज ये सेंटेंस है आई थॉट आई वुड गो टू द पार्क बट देन आई डिसाइडेड आई वुडंट गो टू द पार्क। और अब अगर सेंटेंस के लास्ट वाले वर्ड्स को छोड़ दिया जाए और सेंटेंस को
कुछ इस तरह से लिख दिया जाए, I thought I would go to the park but then I decided I wouldn't। अगर मैं ये सेंटेंस इस तरह से लिखती हूँ, इसके लास्ट वाले वर्ड्स छोड़ देती हूँ, तब भी ये हमें प्रॉपर मीनिंग देगा। तो हमने क्या किया, जो अननेसेसरी वर्ड्स थे हमने उसे छोड़ दिया और तब भी हमें जो सेंटेंस है वो प्रॉपर मीनिंग दे रहा है। तो इसी को एलिप्सिस कहा जाता है। और अब हम इसकी सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। द फर्स्ट ग्राफ शोस अ लो कैलोरीज इनटेक फॉर 25 to 30 years old and the first graph shows a very low calories intake for those over 30s। अब इस पैराग्राफ के अंदर जो रिपीट वर्ड बार बार यूज हुए हैं और अगर हम इन्हें काट देते हैं, इन्हें दोबारा से यूज नहीं लिखते और अगर हम इन्हें दोबारा से नहीं लिखते तो तब भी ये हमें प्रॉपर मीनिंग देगा, प्रॉपर सेंस देगा। अगर हम अननेसेसरी वर्ड्स को जो उनसे छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। द फर्स्ट ग्राफ शोस अ हाई कैलोरीज इनटेक फॉर 20 to 25 years old, a low intake for 25 or 30 years olds, a very low intake for those over 30s। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह है कोहेरेंस की। कोहेरेंस क्या होता है, रिलेट्स टू ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्रेशंस ऑफ आइडियाज और इट इज आल्सो अबाउट हाउ क्लियर एंड इजी द आइडियाज आर टू अंडरस्टैंड। कोहेरेंस का मतलब होता है जब हम मैक्रो लेवल के ऊपर एक टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं और हम ये देखते हैं कि किस तरह से इफेक्टिवली हमने अपने आइडियाज को, अपनी थॉट को कन्वे किया है। और जितने अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से हम अपने आइडियाज को, अपनी थॉट को कन्वे करेंगे, सुनने वाला, जो पढ़ने वाला है, वो उतनी ही आसानी के साथ उन आइडियाज को अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान के पास नॉलेज बहुत सा होता है या बातें बहुत सी होती हैं लेकिन उसे कन्वे करने का आइडिया नहीं आ रहा होता। तो ये बहुत से तरीके होते हैं जिसके जरिए से हम इफेक्टिवली अपनी बात को कन्वे कर पाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कोहेरेंस को अचीव करने के कौन कौन से इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं और किस तरह से हम अपने आइडिया को क्लियर तरीके से कन्वे कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमें मेक श्योर करना होगा कि हम अपने आइडिया को वेल ऑर्गेनाइज करें, ठीक। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम लिखने से पहले उसकी एक आउटलाइन क्रिएट कर लें। तो अच्छी आउटलाइन क्रिएट करने के लिए जरूरी है कि हम जो है डिफरेंट पॉइंट्स बना लें, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारी स्टेटमेंट है, टॉपिक सेंटेंसेस ये हम यूज कर रहे हैं। फिर इसके अलावा हम स्पॉटिंग आइडियाज लिख सकते हैं, रीजंस लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स वगैरह अगर हम देना चाहें तो एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। इसी तरह स्पॉटिंग आइडियाज यूज कर सकते हैं, टॉपिक सेंटेंसेस वगैरह यूज करके हम एक रफ सी आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं। आमतौर पे ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते कि वो आउटलाइन को बनाएं, खासतौर पे अगर हम किसी शॉर्ट ऐसे राइटिंग की बात करें या किसी शॉर्ट टॉपिक की बात करें तो मोस्टली पसंद नहीं किया जाता, लेकिन एटलीस्ट 2 या 3 मिनट्स लगते हैं एक रफ सी आउटलाइन क्रिएट करने में। लेकिन ये हमारी हेल्प करता है कि हम आइडियाज को लिंक कर पाएं। और किसी भी पैराग्राफ को लिखने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को लिखने के लिए जरूरी है कि हमारे पास एक क्लियर थीसिस स्टेटमेंट हो, टॉपिक सेंटेंसेस हमारे पास क्लियर हो और जो उसकी समरी है वो हमारे पास क्लियर आइडियाज की सूरत में होनी चाहिए। और यहाँ पे क्योंकि हम एक पूरे आइडिया की बात कर रहे होते हैं, एज अ होल हम उसी आइडिया को देख रहे होते हैं, तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो कोहेरेंस है वो मैक्रो लेवल के ऊपर काम करती है। और इसी तरह हम अपने आइडियाज को क्लियर तौर पे कन्वे करने के लिए सम टाइम हाइडिंग्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें ये भी चेक करना चाहिए कि जितने भी हमारे आइडियाज पैराग्राफ के अंदर हमने लिखे हैं वो हमारे टॉपिक सेंटेंस के साथ रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये भी हमें जो है चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। और इसके अलावा हमें ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि हमारे जितने भी टॉपिक सेंटेंसेस हैं वो हमारे थीसिस के साथ या जिस टॉपिक के ऊपर मेन जो हमारा टॉपिक है उसके साथ रिलेट कर रहे हैं कि नहीं। और इस तरह से फिर हम एंड में ये एनालाइज कर पाएंगे कि हमारे जितने भी ये आइडिया है या जितना भी हमने काम लिखा है वो रीडर के लिए अंडरस्टूड है। तो लास्ट में हम ये देखते हैं कि अगर कोई रीडर जो पढ़ने वाला है वो हमारे टेक्स्ट को पढ़ता है, हमारी राइटिंग को पढ़ता है, उससे वो वही आइडिया निकाल लेता है, वही बात निकाल लेता है जो कि हम उसे कन्वे करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इफेक्टिवली अपना काम किया है। और इसके लिए हम इसे यूं कंसीडर कर सकते हैं कि हम ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे हमारे इर्द गिर्द ऑडियंस है जिसे कुछ भी पता नहीं है, और अब हम अपने इस आइडिया को जो हमने पेपर पे उतारा हुआ है जब हम उसे कन्वे करेंगे तो इफेक्टिवली हम उस आइडिया को उन लोगों तक कन्वे कर पा रहे हैं। और 2 से 3 बार जब हम इसे रीड करेंगे हमें खुद ब खुद पता लगेगा कि हम किस तरह से आइडिया को अपने दूसरे तक पहुंचा रहे हैं और अगर हम इसे बेहतर करना चाहें तो किस तरह से हम इस पे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं।
तो ये तो थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने कोहेरेंस एंड कोहेजन के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने डेफिनेशंस को देखा, फिर हमने कोहेजन के बारे में पढ़ा, रेफरेंसेस वर्ड्स क्या होते हैं, रिलेटेड वर्ड्स एंड आइडियाज के बारे में, ट्रेडिशनल सिग्नल, सब्स्टिट्यूशन और एलिप्सिस के बारे में देखा। और फिर हमने कोहेरेंस के अंदर देखा कि हम किस तरह से अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करते हैं। और फिर हमने कोहेरेंस के बारे में पढ़ा कि किस तरह से आइडियाज को ऑर्गेनाइज किया जाता है और इफेक्टिवली हम अपने रीडर्स तक ये आइडियाज, ये थॉट पहुंचा सकते हैं।